प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अपना साथी सतीश शर्मा चेतना करियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज गणित की पहली क्लास है, निरंतरता बनी रहेगी और आपसे उम्मीद यही रहेगी कि जीरो से लेकर के शिखर तक आपको पहुंचाने का जो सपना हमारे संस्थापक और टीम महोदय ने जो बनाया है, उस सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी टीम खड़ी हुई है और हम आपको पूर्ण आश्वस्त करते हैं कि आप निश्चित ही शिखर तक पहुंचोगे। ज्यादा बातें नहीं करता हुआ, त्योहार आते हैं, त्योहार जाते हैं। होली का त्योहार चल रहा है, अगली बार आपको भी कोई नया रंग लगाने वाली मिले, क्योंकि आप कुछ बनोगे तो आपके जीवन में नए नए रंग खिलेंगे। तो निश्चित रूप से मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं और आज का अपना टॉपिक है आपके सामने नंबर सिस्टम। मैंने बिल्कुल जैसा आपने कहा था विद्यार्थियों ने, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूं कि मेरे विद्यार्थी को कुछ नहीं आता है। आप बुरा नहीं माने इस बात को लेकर के। मैं ये मानता हूं कि मेरे सामने बैठा हुआ विद्यार्थी बिल्कुल जीरो है, उसको कुछ नहीं आता है। कुछ विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे भी होंगे जिनको बहुत कुछ आता है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। गणित की अपनी क्लास का जो डेकोरम रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि आपकी 1, 2 या 3 क्लास जो शुरू की रहेंगी, जहां मुझे लगेगा कि पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद मैं सवालों पे चर्चा करूंगा। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और अपन अब मिलते हैं नंबर सिस्टम का एक बेसिक पार्ट लेकर के। आज का ये पार्ट पूर्णतः बेसिक रहेगा, लेकिन जो भी बिंदु में चाहे छोटा सा ही बोलता हूं, उसको आप डिनोट करना, उसको आप लिखना, उसको आप समझने का प्रयास करना, और समझ में नहीं भी आए तो एक बार पॉज करके बैक जाना, वापस से सुनना, निश्चित रूप से समझ में आएगा। इतना कोई बहुत बड़ा या बहुत स्ट्रगल वाला बिंदु मैंने नहीं लिया है, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत आपकी कर रहा हूं और प्रयास करूंगा, स्पीड थोड़ी कम रखूंगा, धीरे स्लो स्लो में आगे बढ़ूंगा और निश्चित रूप से इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम आपसे। सबसे पहला बिंदु का नाम था नंबर सिस्टम, उसको लेकर के हम यहां पर बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम की जब अपन बात करें तो इसको बोथ लेवल में मैं आपसे बात करूंगा। कुछ इंग्लिश के विद्यार्थी भी यहाँ पर हैं, तो आपसे मैं कुछ शब्द इंग्लिश के भी लूंगा, हालांकि हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आएगा। संख्या पद्धति, कई बार ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है, परंतु जब हम एग्जाम देने जाते हैं उस समय कुछ गलतियां जो हैं हमसे होती हैं। किस अभाव में होती हैं वो मैंने महसूस किया है और उसी को लेकर के मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। देखिए बेटा, संख्या पद्धति की जब हम बात करें तो आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए संख्या और पद्धति। संख्याओं को लिखने का एक सिस्टम, एक पद्धति को ही संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या पद्धति में यदि अपन थोड़ा सा चलते हैं तो हम ये जानते हैं कि संख्याओं का जो निर्माण है वो अंकों से हुआ है। किससे हुआ है? अंकों से हुआ है। संख्या का जो निर्माण है वो हुआ है बेटा अंकों से। और अंकों की जब अपन बात करते हैं तो वर्तमान समय में हम दाशमिक पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं बेटा। और दाशमिक पद्धति में अंकों की संख्या जो होती है वो होती है 10, और वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक, अर्थात कुल 10 अंकों की एक पद्धति जिसका अध्ययन हम वर्तमान में करते हैं, उसे दाशमिक पद्धति कहा जाता है। एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है अंकों को रखने की। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं कि एक मैंने लिखा 42, उसमें 2 अंक आए हैं 4 और 2, और एक मैंने लिखा 2 और 4, तो विद्यार्थी इसको 24 बोलता है, इसको 42 बोलता है, जबकि अंक एक जैसे ही हैं, स्थान विशेष पर आने के कारण उनका मान परिवर्तित होता है।
जहां पर हमने अब से पहले पढ़ा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब उसी क्रम में उस पद्धति को जमाना, ये एक दार्शनिक पद्धति का क्रम था और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अंकों पर चलने वाली कुछ पद्धतियां और भी हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। तो यदि मैं सिस्टम की बात करूं, नंबर सिस्टम की जब मैं आपसे बात करूं बेटा, तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम कुछ पद्धतियों का नाम पहले सुन चुके हैं। उन पद्धतियों में हम जरा देखें तो एक पद्धति आती है जिसका नाम है बाइनरी पद्धति, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी पद्धति। आपने पढ़ा होगा बाइनरी पद्धति एक द्विआधारी अंकन पद्धति है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अंदर किया जाता है। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो दो ही अंकों को एक्सेप्ट करता है, 0 और 1। यहां ज्यादा डीप में मैं आपके सामने नहीं जाऊंगा, मैं केवल संख्या की कुछ पद्धतियों की चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो यहां पर बाइनरी पद्धति, हाँ एक सवाल यहां से बनता है, कई बार गणित में नहीं बनकर के कंप्यूटर में बनता है कि बाइनरी पद्धति में अंकों की संख्या कितनी होती है। तो बेटा 2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पद्धति है वो 2 अंकीय पद्धति है और जो 2 अंक हैं वो कौन कौन से हैं, 0 और 1 है। 0 और 1 2 अंकों के मेल से इस पद्धति का निर्माण हुआ है और ये सारा सिस्टम 2 ही अंकों के आधार पर चलता है। एक हम अभी थोड़ी देर पहले जिन 10 अंकों की बात कर रहे थे तो वर्तमान में प्रचलन में आ रही है, वो है बेटा दार्शनिक पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति की जब अपन चर्चा करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें अंकों की संख्या कितनी होती है बेटा, 10 होती है, 0 और मैक्सिमम सबसे बड़ा अंक 9। और इन 10 अंकों से हमारा जितनी भी संख्या पद्धति जिसको हम पढ़ रहे हैं, चाहे करोड़ तक पढ़े, अरब तक पढ़े, खरब तक पढ़े, कहीं तक भी पढ़े, तो इन 10 अंकों के ऊपर ही वो पद्धति हमारी आधारित है। नंबर 3 पर हम चलते हैं। हाँ, यहां से जो 2 सवाल अपने बन रहे थे, बहुत सारे बनेंगे वैसे तो, आगे मैं प्रश्नों पर जब आऊंगा कि कैसे पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा प्रश्न अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एलडीसी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैंने देखा था कि 2 अंक पी और क्यू हैं जिनका योग 17 है और उनको पलट दें, उनको पलट दें तो भी उनका योग 17 है। अब पी की जगह यदि आर को ले लिया जाए तो योग 12 हो जाता है। तो बताओ हटाया गया अंक पी क्या था। कुछ इस प्रकार के कई सवाल बनते हैं जो बेसिक टू हाई लेवल अप्रोच की ओर जाते हैं। तो यहां पर हम दार्शनिक पद्धति को देख रहे थे, 10 अंक हैं, सबसे छोटा अंक 0 है, सबसे बड़ा अंक 9 है और इस 10 अंकों के मेल से एक पद्धति, एक सिस्टम का निर्माण हुआ जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम वर्तमान में पढ़ते हैं। एक आता है बेटा नंबर 3 पर जो पद्धति आती है ऑक्टाडेसिमल पद्धति, ऑक्टाडेसिमल पद्धति। और इस ऑक्टाडेसिमल पद्धति में बेटा अंकों की संख्या होती है 8। ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूं, जब पद्धतियों के बारे में कभी हम चर्चा करेंगे तो इसके बारे में हम और ज्यादा जरूर पढ़ेंगे। नंबर 4 पर आती है हेक्साडेसिमल पद्धति, हेक्साडेसिमल पद्धति, हेक्साडेसिमल पद्धति पद्धति और इसमें अंकों की संख्या होती है बेटा 16। कितने अंकों की संख्या होती है, 16। एक देखो, आपने यदि पुराना कोई कागज देखा हो जो बहुत समय पहले का था तो वहां पर हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली भी चलती थी। वहां अंक जो थे हिंदू अरेबिक में आपने देखा होगा 1, 2, 3 इस प्रकार के अंक जो आपने देखे थे। तो अंक की कई प्रणालियां आई हैं, बहुत पहले से अंक प्रणाली प्रचलन में है और इन अंकों का व्यवस्थित एक सम्मिश्रण, एक क्रम के आधार पर इनको जमाना, जहां से इनका मान निर्धारित किया जाता है, उस सिस्टम के आधार पर इनको रखना ही एक संख्या पद्धति कहलाता है। क्योंकि वर्तमान में हम दार्शनिक संख्या पद्धति को काम में लेते हैं, इसलिए हम यहां पर पढ़ रहे हैं दार्शनिक संख्या पद्धति के बारे में। अब हम बात कर रहे थे जिसके बारे में अंक, तो मैं उस अंक के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करता हूं कि अंक क्या है और अंक का कार्य कहां कहां कैसे कैसे इसको प्रश्नों में यूज लिया जाता है, वो अपन देखेंगे। तो अंक की मैंने अभी आपको बताई दार्शनिक पद्धति हम पढ़ रहे थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारा एक क्रम था। अंक से संबंधित यदि जब हम सवालों पर जाते हैं बेटा, तो सवालों पर हम अंक में चर्चा करते हैं। इन अंकों का अपना एक स्थान पर आने का मान होता है।
एक तो होता है बेटा, दो प्रकार के मान हमें यहां पर देखने को मिलेंगे जिससे हमारे प्रश्न पुट होते हैं। एक होता है बेटा जातीय मान, जातीय मान, और एक होता है बेटा हमारा स्थानीय मान। थोड़ा सा यहां पर समझते हैं, बाकी हम प्रश्नों में दोबारा से इसकी चर्चा करेंगे। मैं कह रहा था आज मैं केवल बेसिक पर चर्चा करूंगा, इस पर चर्चा करूंगा, ओनली बेसिक पर। आपको लिखना है, उसको थोड़ा समझना है, प्रश्नों में इनको हम फॉलो अप करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जातीय मान की जब मैं बात करूं तो इसको बेटा शुद्ध मान भी कहा जाता है, शुद्ध मान। कहीं कहीं इसका नाम नैज मान भी मिलता है। क्या मिलता है? नैज मान। और एक जगह इसका नाम मैंने अंकीय मान भी देखा है, अंकीय, अंकीय मान। फेस वैल्यू या डिजिट वैल्यू के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है। फेस वैल्यू या डिजिट वैल्यू, कुछ भी कहते हैं, कोई बात नहीं है। इतने सारी शब्दावली मैंने आपके सामने ली है कि कहीं एग्जामिनर आपको शब्द परिवर्तित करके दे दे तो आप एक ही शब्द को नहीं देखें, सारे शब्द देख करके चलें। चाहे इसको जातीय मान कह दें, शुद्ध मान कह दें, नैज मान कह दें या अंकीय मान कह दें, एक ही बात है। और इन सब की चर्चा यदि हम एक शब्द में करें तो हम ये कह सकते हैं कि अंक के स्वयं के मान के बराबर जो मान होता है उसी को जातीय मान, शुद्ध मान, नैज मान, अंकीय मान, प्लेस वैल्यू या डिजिट वैल्यू कहा जाता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर आया हो। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 2358, इसमें 8 का जो अंकीय मान है, 8 का जो जातीय मान है बेटा वो बराबर है 8 के। 8 का मान क्या है? 8। 5 का मान क्या है? 5। 3 का मान क्या है? 3। और 2 का मान क्या है? 2। चाहे किसी भी स्थान पर बैठा हुआ है, अंक का अपना मान खुद के मान के बराबर जहां पर माना जाए उसको ही अंकीय मान कहा जाता है। कोई भी संख्या हो, कहीं पे भी वो बैठा हो। जबकि स्थानीय मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान की जब हम बात करेंगे बेटा तो स्थानीय मान अंक का किस स्थान पर आया है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके अनुसार होता है। स्थानीय मान जैसे मैंने यही संख्या मान लीजिए ली आपके सामने 2358, तो ये इकाई के स्थान पर आया है। तो इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसी प्रकार हमारा सिस्टम पड़ता है, चलता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि भाई ये जिस स्थान पर आया है उसके बराबर इसका मान है। जैसे यहां पर हम कहें 8 का स्थानीय मान तो कितना होगा बेटा? 8 ही होगा। और 5 का स्थानीय मान, तो 5 तो दहाई के आधार पर आया है, तो 5 दहाई के स्थान पर आया तो 5 दहाई के 50, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा बेटा? 50। 3 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा? 3 सैकड़े के स्थान पर आया है तो 300, और 2 हजार के स्थान पर आया है तो इसका मान हो जाएगा बेटा 2000। लग रहा होगा आपको कि भाई क्या छोटी छोटी चीजें गुरुजी बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर आगाह करता हूं, मैंने आपको बताया था, मैं ये मानता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थी को कुछ नहीं आता। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आपके लेवल तक मैं धीरे 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 पहुंचने का प्रयास कर। और एक छोटी सी कहानी है, यदि आप चाहो तो मैं आपको सुना देता हूं। एक बार क्या होता है, बहुत छोटी कहानी सुना रहा हूं। भैरूलाल नाम का एक स्टूडेंट होता है, उसको पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं होता है, लेकिन उसके पिताजी चाहते हैं कि भैरूलाल पढ़े। अब भैरूलाल को बहुत टॉर्चर किया जाता है कि स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। भैरूलाल स्कूल नहीं जाता है। और जब वो स्कूल नहीं जाता है तो पिताजी क्या करते हैं, गांव में एक टीम घूमती है तो यही काम करती है, आपने देखा होगा। तो एक टीम बुला करके लाते हैं और उसके हाथ पैर पकड़ के और जबरदस्ती उसको कहाँ ले जाते हैं? स्कूल में पढ़ाने के लिए, कि भाई गुरुजी के सामने बैठना है और तुझे पढ़ना है। तो जब वो पढ़ उठा करके ले जा रहे हैं तो भैरूलाल चिल्ला रहा है बहुत तेज। और जब वो चिल्ला रहा है तो वो क्या कह रहा है अपने पिताजी को कि पिताजी ये ले जा रहे हैं तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल में बैठूंगा भी, मैं स्कूल में पढ़ूंगा भी, लेकिन सच बता रहा हूं आपको, मैं घर आके सब कुछ भूल जाऊंगा। क्या कह रहा है? घर आकर के सब कुछ भूल जाऊंगा। तो आप ऐसा मत करिए, जब आपने पेन उठा रखा है, जब आपके पास में आपकी नोटबुक है तो आप उसमें नोट करिए बेटा, क्योंकि ये चीज आपको अभी थोड़ी छोटी लग रही है,
लेकिन निश्चित रूप से जब इसको बार बार आप लिखोगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे हम आगे निकालेंगे, कुछ निकलने का प्रयास। चलो एक छोटे से प्रश्न पे हम बात कर रहे हैं, स्थानीय मान के बारे में एक बात और बता देता हूं। जिस जगह पर जो अंक बैठा है उसका स्थानीय मान जब आपसे पूछा गया है तो आप क्या करें कि उस स्थान पर जो बैठा, जैसे 3 है, 3 के स्थान पर बैठा है, उसके पीछे कितने अंक है उतने जीरो उसके पीछे लगा दो, तो 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे 2 अंक, कितना हो जाएगा बेटा 300। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बेटा 50। 8 का, 8 के पीछे कोई नहीं है तो केवल 8 रहेगा। 2 का 1 2 3 जीरो और लगा दो, क्या हो जाएगा 2000। तो हमने यहां पर बात की केवल अंक के बारे में, और अंक के सवाल दो ही पूछे जाते हैं, या तो जातीय मान का या, आप अपनी बुक्स उठा करके देखेंगे तो आपको इसमें दो प्रकार के सवाल, ये सवाल कैसे आता है एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे उसने एक 3894 में 8 के स्थानीय मान व 9 के जातीय मान का योग कितना है, जातीय मान का योग कितना है, योग कितना है। सवाल ने क्या पूछा हमसे, सवाल ने पूछा हमसे कि 3895 में 8 के स्थानीय मान और 9 के जातीय मान का योग कितना है। बेटा 8 का तो पूछ रहा है ये स्थानीय मान, और 9 का पूछ रहा है क्या, जातीय मान। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जातीय मान चाहे किसी भी स्थान पर अंक आए उसके खुद के बराबर होता है, तो 9 का जातीय मान कितना हो गया बेटा, और स्थानीय मान की हम बात करें तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। आप कहोगे 8 का स्थानीय मान हो जाएगा सर 8 के पीछे 2 अंक और है, 2 जीरो लगा दो, या फिर 8 सैकड़े के स्थान पर आया तो 800 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 800। ये कह रहा है कि योग कितना है, तो योग कितना हो जाएगा 800। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे बन सकते हैं, एक इमेजिनरी सवाल मैं आपके सामने डाल रहा हूं कि जब अच्छे लेवल की परीक्षा में प्रश्न आता है तो किस प्रकार आता है। एक सवाल आपको देता हूं, आप थोड़ा सा समझना, आगे मैं सवालों की श्रृंखला पे आपसे बात करूंगा तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल वहां सम्मिलित करूंगा। जैसे मैंने कहा 8PM2, ये 9 मान लीजिए, चलो 92, ठीक है। 8PM92 में P का स्थानीय मान कितना होगा, में M का स्थानीय मान कितना होगा, P और M के स्थानीय मान का योग कितना होगा, और P और M के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। एक बार कल्पना करना आप क्या हो सकता है, आप कुछ भी डिजिट मान करके देखना। इससे क्या है कि आपकी सोचने की थोड़ी सी शक्ति है, वो पावर है, वो बढ़ेगा, और जब तक आप सोचेंगे नहीं गणित में तब तक आगे बढ़ने की कोई प्रश्न नहीं उठते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं संख्या के बारे में थोड़ी सी और, कि संख्याएं हैं क्या, संख्याएं हैं क्या और किस प्रकार से काम आती हैं। तो संख्याओं को यदि मैं एक शब्द में आपसे बोलना चाहूं तो संख्याओं का एक पूरा जो समूह होता है, कंप्लीट समूह, जिसको हम मान लेते हैं इन संख्याओं के समूह को, एक मैं नाम से बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं, मतलब संख्याओं का जो भी ढेर हमारे सामने पड़ा हुआ है, अभी तक हमने उसकी छटनी नहीं की है, हमने यहां से उनको एक नाम दे दिया है जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं। मतलब जितनी भी संख्याएं गणित के अंदर सम्मिलित की जाती हैं उन सारी के सारी संख्याओं को मैं एकमात्र नाम सम्मिश्र संख्याओं के नाम से आपको डिनोट यहां पर कर रहा हूं। अब इन सम्मिश्र संख्याओं में यदि अपन देखना चाहें तो कौन कौन सी संख्याएं विराजित होती हैं, ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ 3-4 प्रकार मेरे को यहां पर निकल करके सामने आते हैं। एक ऐसी संख्या है जिनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स। अब क्या है रियल नंबर्स, हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे। रियल नंबर्स के बाद में एक संख्या आती है जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। दो प्रकार में मैंने इनको तोड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, एक तो रियल नंबर में, एक इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर कहते हैं बेटा वास्तविक संख्या को, किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या को।
वास्तविक संख्या को, और इमेजिनरी नंबर कहते हैं बेटा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को। अब काल्पनिक संख्या का वही क्रम है जो क्रम हमारा है, जिसके आगे लग गया काल्पनिक, मतलब वो जमीन पर तो वो संख्या है नहीं, ना हम उसको बना सकते हैं। जैसे कई बार हम कल्पनाओं में सोच लेते हैं ना, फेसबुक पे जो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट जिसने भेज रखी है, जिससे आप 2 घंटे तक चैट कर रहे हैं, एक्चुअल में जिस कल्पना में आप खोए हुए हैं वो व्यक्ति है नहीं। तो वही समस्या आपके सामने यहां पर है कि काल्पनिक नंबर, जिस नंबर को आप मान रहे हैं ऐसा कोई नंबर है नहीं। काल्पनिक नंबर के बारे में आज तक केवल 2 ही सवाल पूछे गए हैं, और वो दोनों सवालों की क्यूरी मैं आपको यहां से खत्म कर देता हूं कि ये जो काल्पनिक नंबर है इनको इंग्लिश के अल्फाबेट आई के द्वारा या जे के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब ये आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है रूट के अंदर -1। आई बराबर होता है रूट के अंदर -1 में। आपको जब वर्गमूल या वर्ग संख्याएं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो ऋणात्मक संख्याएं रूट के अंदर हो तो उनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता। जब बेटा वर्गमूल निकल ही नहीं सकता तो इसको अंदर रखने की कहां जरूरत थी? तो इस संख्या को एक इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और एक सवाल पूछा गया था कि आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ये 2 चीज आप याद रखना। एक बात तो आप याद रखना कि आयोटा, इसको जो कहा जाता है आयोटा इज ए सिंबल ऑफ ए इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याओं के लिए एक सिंबल का प्रयोग किया गया है, एक प्रतीक का प्रयोग किया गया है जिसको आयोटा कहा जाता है। ये कभी कभार जैसे भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। और आई का जो मान होता है वो होता है रूट के अंदर -1, और आई का स्क्वायर करते हैं, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। थोड़ा सा आगे मैं एक बात और बताऊंगा आपको इसी के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में, जो कि बड़े हाई लेवल पर एक बार पूछा गया था। एसएससी सीजीएल के अंदर एक सवाल आया था और उस सवाल में ये चीज पूछी गई थी कि काल्पनिक संख्याओं का एक क्रम और उसके संयुग्मी को आपस में गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं या कौन सी होती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि काल्पनिक संख्याएं और उनके संयुग्मी को, पहले तो ये आप एक शब्द आया है इसमें संयुग्मी, हो सकता है आपके लिए क्लिष्ट होता है। संयुग्मी का मतलब है, जैसे मैं यहां पर थोड़ी सी बात कर रहा हूं इसके बारे में, कि एक काल्पनिक नंबर हमारे पास में है 1 -3 आयोटा। काल्पनिक होगी तो आयोटा होगी, तो इसका जो संयुग्मी है बेटा, इसका जस्ट विपरीत चिन्ह वाला होता है। इसका संयुग्मी होगा 1 + 3 आयोटा। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा था हमसे? सवाल ये पूछा था कि किसी काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो देखना, यदि मैं इन दोनों को गुणा करूं, 1 - 3 आयोटा और 1 + 3 आयोटा, बीज गणित आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो आप ज्यादा घबराएं नहीं, ज्यादा डरे नहीं। बीज गणित भी मैं आपको इसी रोचक ढंग से सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आपके पूर्णतः समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखें कि भाई ये a - b के फॉर्म में है और ये a + b के फॉर्म में है। एलजेब्रा बीज गणित ये कहता है कि a - b × a + b करते हैं तो a² - b² प्राप्त होता है। तो a² की जब हम बात करें, a क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, -b² की हम बात करें तो -3 और 3 का मतलब स्क्वायर होगा 9 और i का स्क्वायर होगा i²। होगा कि नहीं होगा भाई? इसके संयुग्मी को इससे हमने जब गुणा किया, इसके संयुग्मी का मतलब इसके विपरीत को, तो ये बन गया a - b, ये बन गया a + b, और a - b को a + b से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है a² - b²। तो हमने a² - b², और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको यहां बता चुका हूं कि i² बराबर होता है -1 के। तो -1 को -9 से गुणा करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये प्लस के 9 हो जाएगा, और हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा? 10। और ये जो 10 संख्या है ये काल्पनिक नहीं होकर के कौन सी संख्या बन जाएगी बेटा? वास्तविक संख्या। तो ये सवाल बड़े लेवल पर एक बार पूछा गया था कि एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का नाम वास्तविक संख्या होता है। चाहे आप कोई भी संख्या मान करके देख लेना, क्योंकि फॉर्मेशन यही बनने वाली है। जब फॉर्मेशन यही बनेगी तो i² बराबर होगा -1 के, और -1 को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस में जो नंबर आएगा वो संख्या कौन सी कहलाएगी?
वास्तविक संख्या। चलिए अब हम कुछ वास्तविक संख्याओं पर बात करें, उससे पहले हम थोड़ी सी संख्या पद्धति की और चर्चा करते हैं। संख्या पद्धति में कुछ चीजें हैं जिनकी हम एक एक करके यहां पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आती है बेटा क्रमागत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? क्रमागत संख्याएं, जिसको नेचुरल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। के नाम से? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? आपने पढ़ा होगा वे संख्याएं जो एक से चालू होती हैं, 1 2 3 4 और ऐसे करके अनंत तक चलती जाती हैं। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। बेटा इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इन क्रमागत संख्याओं को गणना की संख्या या काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणना की संख्या या काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गणना करने के काम से आपने देखा होगा, आप गिनती जब छोटे थे कई बार बोलते थे, कहां से शुरू होती थी? 1 से 1 2 3 4 और 100 101, आजकल 500 600 800 1000 तक भी गिनती सिखाते हैं। तो ये गणना की संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याओं को गणना की संख्याएं भी कहा जाता है, या फिर ये सारी के सारी संख्याएं धनात्मक संख्याओं के रूप में है, इसलिए इन्हें धन पूर्णांक संख्याएं भी कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी अपन इंटीजर्स के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करने वाले हैं, एक दो संख्याओं के बाद में, तो वहां पे मैं आपको दोबारा से इसको जिक्र करूंगा। अभी आप ये याद रखना कि क्रमागत संख्याओं को गणना की संख्या भी कहा जाता है, धन पूर्णांक भी कहा जाता है। इंग्लिश वाले याद रखें, इट्स कॉल्ड ए पॉजिटिव इंटीजर्स, इट्स कॉल्ड ए नेचुरल नंबर, इट्स कॉल्ड ए काउंटिंग नंबर्स। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। अब आप थोड़ा सा यहां पर देखना कि ये सारी के सारी संख्याएं कौन सी हैं? धनात्मक। कौन सी है बेटा? धनात्मक है। धनात्मक संख्या है, एक से प्रारंभ हो रही है, लगातार चल रही है। इसका मतलब इनके बीच में जो अंतराल होता है वो कितने कितने का होता है? 1 1 का। कितने का अंतराल होता है? जैसे देखो 1 से 2 के बीच में 1 का, 2 से 3 के बीच में 1 का, 3 से 4 के बीच में 1 का। तो कभी हमें कुछ ऐसा सवाल दे कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो जैसे ही 5 क्रमागत कहा तो हम ऐसे मान सकते हैं, पहली हमारी n रही होगी, दूसरी n+1 रहेगी, तीसरी हमारी n+2 रहेगी, चौथी हमारी n+3 रहेगी, n+4 रहेगी, और इस प्रकार से हमारा क्रम ये आगे बढ़ता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? नेचुरल नंबर के बारे में, यदि पहली संख्या हमने कोई मानी है तो अगली संख्या उसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होगी। इसका मतलब दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? होता है। और जब क्रमागत संख्याओं के बीच में 1 का अंतर होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको इतर ले चलने का प्रयास करता हूं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। और वो तीसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, कि जब कुछ संख्याएं दे रखी हों और उनमें क्रमागत अंतर हो, तो पहली और लास्ट संख्या को जोड़कर आधा कर दें तो हमें उनका औसत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? औसत प्राप्त होता है। कैसे? समझना आप थोड़ा। औसत प्राप्त होता है कैसे होता है? देखिए भाई, मान लीजिए मैं यहां पर कुछ संख्याएं ले लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये मैंने यहां पर ले लिया आपका 89। आपको ऐसा एक सवाल दे दिया कि 1 से लेकर 89 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम क्या करते हैं? औसत के बारे में तो हमें एक चीज याद है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब आप योग कर करके उसमें 89 का भाग दें, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको क्या बात कही है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दें, 89 और एक 90, और 90 का आधा हमें क्या मिल गया बेटा? 45। ये हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। औसत के बारे में बहुत अच्छा एक निर्णय होता है। दूसरी चीज यहीं पर यदि मैं बात करूं तो क्रमागत अंतर हो तो एक बिंदु और मैं अभी बताता हूं आपको कि मध्य की संख्या हमारा औसत होती है। मध्य की संख्या, यहां से भी बहुत प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। जैसे मैंने यहाँ का 1 2 3 4, मान लीजिए एक और यहां पर लिख देता हूं n+4। ये हमारी 5 संख्याएं हैं और ये लास्ट तक नहीं जा रही हैं। ये थोड़ा सा आप मानना, ये लास्ट तक नहीं जा रही हैं, यहीं तक हैं जी। अब आप थोड़ा सा देखिए, यदि मैं कहूं कि इनका औसत क्या है, तो क्रमागत संख्याएं हैं, मध्य की संख्या हमारा औसत होगी। 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच वाली जो संख्या है ये हमारा क्या होगी बेटा? औसत होगी। इसका सवाल कैसे पूछा जाता है, जरा सुनिए एक बार।
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 39 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हमें पता है औसत यदि होगा तो बीच में बैठेगा, यहां बैठ गया 39, तो इसके आगे की संख्या 40, इसके आगे की संख्या 41, इसके आगे की संख्या 38, इसके आगे की संख्या 37। अब हमसे सवाल कोई भी पूछ ले, सबसे बड़ी क्या है बता देंगे, सबसे छोटी क्या है ये भी बता देंगे, दूसरी और चौथी का योग क्या है वो भी बता देंगे, तीसरी और चौथी में अंतर क्या है वो भी बता देंगे, पांचवी और दूसरी का अनुपात क्या है वो भी बता देंगे। तो सवाल यहां से भी पूछा। एक तीसरी बात और याद रखना, जब हम क्रमागत संख्याएं दे रखी हों उनका औसत आराम से निकाल लेते हैं, हमें संख्याओं का पता भी लग जाता है। तो एक बिंदु और यहां पर आता है बेटा, वो आता है कि औसत को यदि हम गुणा कर दें संख्या से, औसत को हम यदि गुणा कर दें किससे, गुणा कर दें संख्या से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, योग प्राप्त होता है बेटा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या प्राप्त होता है, योग प्राप्त होता है। औसत को संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, योग प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखने का प्रयास करेंगे, 1 2 3 4 5। और तो नहीं हो रहे हो आप? क्योंकि कई विद्यार्थियों की पहले क्यूरी थी कि गुरुजी गणित पढ़ते हैं तो गणित में एक्स आता है, और आपसे निवेदन रहेगा कि आप जब कभी भी पढ़ाएं तो एक्स का नाम मत लेना। तो मैंने आपने देखा होगा पहले भी एक्स नहीं लिखा, मैं चाहता तो यहाँ एक्स लिख सकता था, लेकिन मैंने एन लिखा। क्यों? क्योंकि आप में से अधिकांश विद्यार्थियों को एक्स का नाम सुनकर के बुरे बुरे सपने आते हैं। पता नहीं किन विचारों में आप खो जाते हैं कि गुरुजी एक्स, एक्स का मतलब समझ रहे होंगे ना आप। हाँ चलिए अपन अपने पॉइंट पर चलते हैं। 1 2 3 4 5, अभी मैंने 2 बातें बताई थी क्रमागत संख्या के बारे में, कि जब क्रमागत संख्या होती है तो हमारा बीच की संख्या औसत होता है। औसत निकालने का एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि पहली और लास्ट को जोड़ करके आधा कर दें तो भी हमारा क्या निकलता है बेटा, औसत निकलता है। तो 1 और 5 6, और 6 का आधा 3। लेकिन मैं इसी सवाल को ये कहूं कि 5 क्रमागत संख्याएं, हमें पता है 5 हैं और उनका औसत कितना है, 3 है, तो उनका योग कितना होगा? तो मैं क्या 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15 होगा, ये चीज हमने काउंट करके देख लिया है। लेकिन ऐसा नहीं करके ऐसा कर दूं क्या, संख्या कितनी है 5, औसत कितना है 3, योग कितना होगा 15। क्या वही बात आ गई क्या? अब यहां से हम बड़े सवालों पर भी चल सकते हैं कि 40 संख्याओं का औसत 18 है, बताओ उनका योग क्या होगा? तो आपको मल्टीप्लाई करना है 40 को 18 से। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, इसी क्रमागत संख्या के बारे में एक बात और बता। ये संख्याओं पर संक्रियाएं करके एक स्पेशली प्रश्नावली चलती है और उस प्रश्नावली में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा कि 2 संख्या यदि क्रमागत हैं, देखो क्रमागत पढ़ रहे हैं तो डिनोट करना, सबसे पहले आपकी क्रमागत की बात कर रहा हूं। क्रमागत संख्या 2 हैं जो कि ए और बी है, ए और बी है। एक बार तो आपको इनका योग कर लें और एक बार आप इनका अंतर कर लें तो ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाती। कैसे समझिए, जैसे मैं कहूं कि 2 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग तो है 13, योग कितना है 13, और अंतर कितना है 1। बताओ संख्या कौन कौन सी है? तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इनको जोड़ करके आधा कर दें, 13 और 1 14 का आधा 7, तो हमें योग तो कितना मिल गया 7। और एक बार अंतर करके आधा कर दें तो 13 में से 1 गए तो 12, और 12 का आधा कितना हो गया 6, तो a माइनस बी कितना मिल गया। अब आप बता सकते हैं कि संख्या कौन कौन सी रहेगी, a प्लस बी बराबर है 7 के और a माइनस बी बराबर है 6 के। आप इजी वे में संख्या निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब 2 क्रमागत संख्याएं हमें दे रही हों तो a प्लस बी बटे 2 कर लें तो हमें क्या मिलता है, बड़ी वाली नंबर्स मिलती है, और a माइनस बी बटे 2 करें तो हमें क्या मिलता है, छोटे वाले नंबर्स मिल जाता है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, यहीं से काफी सारे सवाल पूछे। तो अभी हम बात कर रहे थे क्रमागत संख्या की, उम्मीद है ये क्रमागत संख्या आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब हम बात करते हैं आपसे क्रमागत के बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो क्रमागत संख्या थी, चलो ठीक है पूर्ण को भी अपन छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पूर्ण की जगह मैं सीधा ही बात कर लेता हूं, जिसपे थोड़ी देर बात कर रहा था पहले, वो थी पूर्णांक संख्या, जिनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स।
क्योंकि यहां से तीनों बिंदु पुनः एक बार आपके समझ में आ जाएगा। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स जिनको कहा जाता है इंटीजर्स। और जब मैं इंटीजर्स की बात करता हूं बेटा, तो इंटीजर्स को आपने एक परिभाषा में पढ़ा होगा, मैं यहां पर 3 भागों में तोड़ रहा हूं कि समस्त धनात्मक, समस्त ऋणात्मक और शून्य को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। मतलब यदि मैं बात करूं तो सारी ऋणात्मक आ गई, जैसे यहां से इधर से चलते आए अपन ऋणात्मक में -3, -2, -1, और इधर ये आगे तक बढ़ती जा रही है अनंत तक। बीच में जो संख्या आती है वो 0 आती है, और उसके बाद इधर अपन आगे बढ़ रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये बढ़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनको पढ़ा था। हमने जब इनको पढ़ा था तो इनका नाम हमें पता है कि क्या होता है, क्रमागत संख्या। क्या होता है बेटा? क्रमागत संख्या। और मैंने एक बात और बताई थी कि इन संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी के सारी पॉजिटिव नंबर्स होती है। इसका मतलब मैं इधर लिख देता हूं, ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? धनात्मक संख्या। ठीक है। और इधर आपको नजर आ रही है ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ठीक है। और ये क्या है? शून्य। अब शून्य के बारे में आप समझने का प्रयास करना। शून्य जो है ना तो इधर शामिल है ना इधर शामिल है, इसीलिए मैंने इसको मिड पॉइंट में डाला है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया बेटा। शून्य कौन सी संख्या है? तो शून्य न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है, ये बात हम कहते हैं। तो सारी के सारी धनात्मक संख्याएं कौन सी संख्याएं कहला रही थी? क्रमागत संख्या। ठीक है। इसमें 0 को और मिला दें, अर्थात 0 जब धनात्मक संख्याओं में मिल जाता है तो ये संख्याएं मिलकर के बेटा हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं की इंग्लिश भी आप याद रखना, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 2 जगह आएंगी आपके। एक जगह में आपको जब अभाज्य गुणनखंड पढ़ाऊंगा तब फिर से मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूंगा। दोनों के इंग्लिश वर्जन में अंतर है, और आपके पेपर में पहले लिखा रहता है कि प्रश्न में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसका अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा। यहां पूर्ण संख्या का मतलब है बेटा होल नंबर। क्या नाम है? होल नंबर। और वहां पूर्ण संख्या का मतलब रहेगा परफेक्ट नंबर। बात आ गई समझ में? ये पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स हैं, जिनको इंग्लिश अल्फाबेट के W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और वहां पूर्ण संख्याएं आएंगी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अलग होता है, पूर्ण वर्ग संख्याएं अलग होती हैं। ये मैं बात कर रहा हूं पूर्ण संख्याओं की, कि यदि प्राकृत संख्या या क्रमागत संख्या या धन पूर्णांक संख्याओं में जब 0 को और मिला दिया जाता है तो वो संख्याएं जो बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इसमें पहला सवाल यही आता है कि सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे पहली संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी है? एक सवाल और घुमा करके दिया गया, अब आप बताइएगा, जरा सोचिएगा, सबसे पहली धनात्मक पूर्ण संख्या कौन सी है? अब 0 मत कर देना, क्योंकि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो सबसे पहली धनात्मक पूर्ण संख्या कौन सी है बेटा? 1। कौन सी है? 1। आगे बढ़ती जाती है, इनमें भी एक एक का अंतराल रहता है। जब इनमें भी एक एक का अंतराल रहता है तो इस पर वो सारे नियम लागू होते हैं जो क्रमागत संख्या। ठीक है, थोड़ा सा इधर चलें। ये संख्याएं धनात्मक थी, धनात्मक में 0 को और मिला दिया, क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यदि होल नंबर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स और मिला दिए जाएं तो ये हमारी कौन सी संख्याएं बन जाती है? तो ये हमारी संख्याएं बन जाती है बेटा पूर्णांक संख्याएं। मतलब पूर्णांक संख्याओं में सारी के सारी नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, और 0 और शामिल कर दी जाती है, तो सारे के सारा समुच्चय मिल करके और क्या बनाता है बेटा? पूर्णांक संख्या। बात आई समझ में? चलिए थोड़ा सा आगे इसके बारे में 2 बात मैं आपको और बता देता हूं पूर्णांक संख्या कि भैया जी, जब हम इधर से इधर चलते हैं, ये एक संख्या रेखा होती है। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं आपके लिए। ये एक संख्या रेखा होती है, और कक्षा 9 में और कक्षा 10 में संख्या रेखा पर बहुत चर्चाएं की गई है। मैंने अभी कहा था यहां पर 0 रहता है। एक
थ्योरी में अब आप मेरे साथ बोलते चलें हाँ ना, जिससे आप एक्टिव रहोगे, क्योंकि आपके कान में ईयरबड लगे हुए हैं और आप केवल पढ़ रहे हो। चुप रहना नहीं है, हंसते रहना है, गुनगुनाते रहना है, मेरे साथ बोलते रहना है। हाँ ना, समझ में आया नहीं आया। तो इसके इधर मतलब जीरो के कौन सी साइड हो गई है? बाई साइड। इधर साइड है बाई, लेफ्ट साइड जिसको अपन कहते हैं, इधर है राइट साइड। जीरो के बाई और जो संख्याएं संख्या रेखा पर बैठती हैं उन्हें कौन सी संख्या कहा जाता है? तो आप कहोगे ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। तो जीरो के बाई और हमेशा कौन सी संख्याएं होती हैं बेटा? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? ऋणात्मक संख्या। जीरो के दाई और, मैं किधर की बात कर रहा हूं? दाई और की। दाई और कौन सी संख्याएं होती हैं बेटा? आप कहोगे गुरुजी धनात्मक संख्याएं होती हैं। कौन सी होती है बेटा? धनात्मक संख्याएं होती हैं। एक संख्या रेखा पर सारी के सारी ऋणात्मक संख्या आती हैं, सारी के सारी धनात्मक संख्या आती हैं और जीरो भी आता है। इसके अलावा कुछ संख्याएं और आती हैं, देखिए बेटा। जैसे मान लीजिए जीरो है, मैंने यहाँ पर लिखा एक, यहाँ पर लिखा दो, संख्या रेखा बढ़ती जा रही है, आगे तक चल रही है, मैंने तीन, चार, और ये इधर पॉजिटिव चलती जाएंगी ना, आगे तक चलेंगी या नहीं चलेंगी? अब मैं कहूं कि भाई जीरो और ये एक है, ये एक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये एक है, इसके बीच में क्या बैठा है? तो आप कहोगे गुरुजी इसके बीच में तो 1/2 बैठा है। क्या बैठा है? 1/2 बैठा है या नहीं बैठा है? और जीरो और 1/2 के बीच में क्या बैठा है? तो आप कहोगे गुरुजी 1/4 बैठा है। कहने का मतलब दो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांकों के बीच में जो संख्याएं बैठती हैं वो संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं, और नेगेटिव में यदि अपन बात करें तो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनके बीच में संख्या रेखा पर भिन्न और परिमेय संख्याएं भी बैठी रहती हैं। अब कब वो भिन्न होती है, कब वो परिमेय होती है, आगे मैं परिमेय के साथ में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक चीज हमने देखा, जीरो के बाईं ओर कौन सी संख्याएं बैठती हैं बेटा? ऋणात्मक। जीरो के दाईं ओर कौन सी बैठती है बेटा? धनात्मक। एक और लाइन आप सोचने का प्रयास करिएगा यहीं से, संख्या रेखा पर बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो देखिए यहां से अपन चलते जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 5, 28, 45, जो भी संख्या रेखा पर आती जाएंगी वो बढ़ती जाएंगी आगे आगे। तो जब हम बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे तो मान क्या होगा बेटा? बढ़ता जाएगा। बात को याद रखना, समझना है, रटना नहीं है। बढ़ेगा कब? जब बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे तब। यदि हम दाईं ओर से बाईं ओर चलें तो मान क्या होगा? घटेगा। दाईं ओर से बाईं ओर चलें तो मान क्या होगा बेटा? घटेगा। संख्याओं का मान घटता जाएगा। यहां से एक चीज और आपके समझ में आ सकती है कि भाई इधर से इधर चलते हैं संख्याओं का मान बढ़ता है, तो सबसे बड़ी नेगेटिव संख्या ये रही होगी। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? -1 है। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? ज्ञात नहीं की जा सकती। वह संख्या कौन सी है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नहीं है? तो है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है? 1। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन सी है? ज्ञात नहीं की जा सकती। तो हमने पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और क्रमागत संख्या, 3 संख्याओं के बारे में हमने देख लिया है। इसी के बीच में जो संख्याएं बैठी रहती हैं उनको कहा जाता है भिन्न या परिमेय संख्याएं। तो वो भी एक संख्या रेखा पर होती हैं। मान कैसे कैसे बढ़ता है या घटता है उसके बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। अभी आज इतना ही। कल मैं यहीं से आपको पूर्णांक संख्या के बाद का लेसन आगे लेकर के चलूंगा, जो कि पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। धैर्य बनाए रखें। और अंत में एक ही बात कहूंगा कि यदि कुछ पाना है आपको तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए। यहाँ की एक्सपर्ट टीम आपके सपनों को उड़ान देने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, सहायता करेगी। प्लीज़, इतनी मेहनत जब हम लोग आपके लिए कर रहे हैं तो आपका इतना नैतिक दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करेंगे और शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ